हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, यानी कि हम पढ़ तो वही चैप्टर रहे हैं, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की इकाई। बट आज हम उसका नया भाग लेकर आए हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम है बच्चों कोशिका झिल्ली। तो बच्चों, कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए आपके विभिन्न एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि मान के चलिए कि भाई एम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आरयूएचएस में, एबीवीएमयू में, या अन्य कोई भी आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कल मैं आप सभी के लिए बच्चों कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है सारे प्रश्न लेकर आऊंगा, एंड आई होप आप सभी लोग इन सारे प्रश्न के लिए तैयार होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों, आज हमारे पास पोल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है स्टूडेंट्स की मात्रा काफी कम हो चुकी है आज, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर यदि आप चाहते हैं कि अगली क्लास में हमारे पास पोल आए तो बच्चों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को दबाकर आज सेशन शेयर कीजिए। आज हमारे व्यूज की संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए, लाइक्स की संख्या भी काफी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप सभी के लिए बच्चों कल मैं फिर से जो है पोल ला सकूं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई और रिविजन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज जो है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये इकलौती एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर समान होती है, इसमें कोई भी बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं होता है। और यही एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर में बच्चों जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और यहां से बच्चों क्वेश्चंस आपके अच्छे उच्च स्तर यानी कि अच्छे लेवल के भी बन सकते हैं, और बच्चों इजी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। पर वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस तरीके की है, उसके ऊपर ये सारी चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं। तो बच्चों, यदि आप सभी लोग रेडी हैं तो प्लीज मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज 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 जितना हो सके सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने ये दोनों काम कर दिए हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर थम्स अप करके हमेशा की तरह बता दीजिएगा। प्रथा को फॉलो करते हुए बच्चों आज जो है हम इन सारे क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? है ना? तो बिल्कुल सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, ताकि जो है हम इसको शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आज क्या है? आज बिल्कुल आज वेंसडे है। हाँ, कल से बच्चों मंजिल बैच की क्लास आपकी फिर से है। कल बायोलॉजी की क्लास होगी मंजिल बैच में, तैयार रहना बच्चों। वहां पर भी अभी हमारा सेम चैप्टर चल रहा है, तो काफी अच्छा रिवीजन हो सकता है बच्चों। यदि आप थ्योरी भी साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं और एमसीक्यूज भी साथ साथ में करते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी होने वाली है। कल 3 बजे बच्चों मंजिल बैच में हमारी बायोलॉजी की क्लास होगी। बहुत बढ़िया। चलो भाई, सभी लोग रेडी हैं? तो बच्चों मैं भी रेडी हूं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, आई होप सभी लोगों ने देख लिया होगा, बट मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप अच्छे से देखें, समझें, और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें।
बिल्कुल, तो जैसा कि आप सभी लोग काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, पर किसी किसी को कुछ कंफ्यूजन है, तो इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा इमेज दिखाना चाहता हूं। यहां पर हमसे बच्चों पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ठीक है ना। अब ये हमसे पूछा गया है कि भाई इसका जो पूरा संरचना है वो किस प्रकार से होती है, किन किन चीजों से बनी हुई होती है। तो एक बार छोटा सा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी ये लोग यहां पर देख सकते हैं बच्चों, यहां पर जो येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है, ये बच्चों फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि सिंपल सी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये पूरी एक वसा की एक लेयर है, या फिर ये क्या है बच्चों, एक लिपिड लेयर है। ये पूरी क्या है दोस्तों, ये एक पूरी लिपिड या फिर बच्चों वसा की एक परत है, ठीक है ना। और ये सेम परत बच्चों यहां ऊपर भी है और बच्चों ये सेम परत बच्चों नीचे भी है। क्लियर है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, वसा की द्विपरत है, यानी कि बच्चों लिपिड बाइलेयर है। बिल्कुल सही बात है। और यही तो चीज हमने पढ़ी थी कि ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है, वो क्या होती है, उसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है ना। और बच्चों बीच बीच में यदि मैं देखूं तो कहीं कहीं पर बच्चों हमारे पास एक ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, जिनको हमने क्या बोला है, प्रोटीन्स बोला है। तो ये क्या है बच्चों, प्रोटीन्स है। ये भी बच्चों क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स है, और ये भी क्या है बच्चों, हमारे पास प्रोटीन्स है। ठीक है भाई, हाँ क्लियर है। अब बच्चों बाहर की तरफ यदि आप देखेंगे तो ये इस आकार में बच्चों हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, या फिर बच्चों इसको हम क्या सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कोई मॉलिक्यूल है, या फिर नॉर्मल सी शर्करा है। तो ये बच्चों एक कॉमन सी बहुत सिंपल सी संरचना होती है हमारी किसकी, कोशिका झिल्ली की। बिल्कुल बता रहा हूं मैं, है ना। तो देखो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले बच्चों वसा की एक परत होती है। वसा की परत होने के साथ साथ बच्चों बीच बीच में कहीं पे हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स के साथ साथ बच्चों कहीं कहीं पर हमारे पास क्या होती है, शर्करा भी होती है। और यदि और बीच में एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं कहीं पर बच्चों ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो यदि अपन अभी देखें तो हमारे पास क्या है बच्चों, वसा की द्विपरत है, और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पर धसे हुए क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों प्रोटीन भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों आंतरिक यानी कि जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं, और दूसरे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, है ना। दो प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों हमारे पास, प्रोटीन्स होते हैं। यानी कि बच्चों सबसे पहले बच्चों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो कि बच्चों इस प्रकार से इस पूरी परत के बीच में धसा हुआ होता है, जिसको निकालना बच्चों बहुत मुश्किल होता है। और बच्चों जो बाहर की तरफ जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, या जिसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम परिधि प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। और बच्चों जो बाहर जिसको हम जो बाहर की तरफ होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इंट्रिंसिक को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, आंतरिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, आंतरिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। और इसको हम बच्चों परिधि प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परिधि प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये तो क्लियर है। ये हमने क्या देख लिया बच्चों, पूरा स्ट्रक्चर देख लिया हमारे सेल मेम्ब्रेन का। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि अब प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड लेयर्स। अरे प्रोटीन की पूरी कोई लेयर थोड़ी होती है दोनों के बीच में, कहीं कहीं पर बीच बीच में क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है ना। यानी कि प्रोटीन के चारों तरफ क्या होती है, वसा होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, पहला है। फिर दूसरा क्या है बच्चों, अ लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, ये तो उल्टा ही हो गया। ये कह रहा है कि भाई दो प्रोटीन परतों के बीच में एक लिपिड की परत होती है। लिपिड की तो एक परत होती नहीं, दो परतें होती हैं। अ प्रोटीन, अ लिपिड एंड अ सेल्यूलोज। अरे भाई सेल्यूलोज तो सब में होता ही नहीं है, और कोशिका झिल्ली में कब से सेल्यूलोज आने लग गया। तो बच्चों ये भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर्स। यानी कि बच्चों प्रोटीन परतों से घिरी द्विआण्विक लिपिड परत। बिल्कुल सही बात है भाई, देख लो। अब ये जो हमारा प्रोटीन है उसकी तरफ, दोनों तरफ क्या है भाई, हमारा लिपिड है। क्या है बच्चों, लिपिड है। तो इसीलिए हमारा जो है डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
समझ में आता है? देखो किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं यदि हमारा बेसिक क्लियर है तो किस तरीके से हम सही उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सिर्फ आपको सही ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचा जाता है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है ना भाई? तो आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर भी कर देता हूं ताकि आपको देखने में जो है थोड़ी सी आसानी रहे। अगला प्रश्न है बच्चों कि विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमसे पूछा गया है यहां पर हमसे पूछा गया है बच्चों कि कौन सी संरचना जोड़ी आमतौर पर पौधे और पशु कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। अब जब भी बच्चों हम कोशिकाओं की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि एक हमारे पास यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, कुछ हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अब इन सब की बच्चों संरचना के आधार पर हमने इन दोनों के बीच में बच्चों विभेदन तो किया है, दोनों में डिफरेंसेस तो किए हैं, बट बच्चों हमसे यहां पर पूछा गया है पादप और जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंस या फिर दोनों में क्या क्या समानता है। अब हमें पता है कि बच्चों जब हमने किसी को पादप कोशिका या फिर किसी को जंतु कोशिका बोला तो कुछ तो अलग अलग चीजें होंगी, कुछ तो विभिन्नताएं होंगी, तभी तो उनको अलग अलग कहा है। अब जब हम कहते हैं कि दोनों में समानता क्या है तो फिर बच्चों कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी तो होंगी, जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल ही अलग है दोनों, क्योंकि दोनों ही बच्चों किसको बिलोंग करते हैं, दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो कुछ ना कुछ तो समानता होनी ही चाहिए दोनों में। तो यही हमसे पूछ रहा है कि एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में फर्क तो बहुत होते हैं पर दोनों में समानता क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं। बिल्कुल भाई साइड में हट गए, आराम से देखो क्वेश्चंस को, है ना। तो डिफरेंसेस सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखो भाई, हमारी जो पादप कोशिका होती है उसका क्या होता है बच्चों, एक विशिष्ट शेप होता है, एक है ना उसका विशिष्ट आकार होता है। किसकी वजह से बच्चों? कोशिका भित्ति की वजह से बच्चों उसका एक आकार क्या होता है, स्पेसिफिक एक उनका शेप होता है। क्लियर है? जब हम जंतु कोशिका की बात करते हैं बच्चों ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उनके पास कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। तो बच्चों ये हमारा दूसरा विभेदन भी यही हुआ कि भाई जो हमारी पादप कोशिका है उसके अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होती है, और सबसे बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का होता है। पर जो हमारी एनिमल यानी कि जंतु सेल है या फिर जंतु कोशिका है उसके अंदर सबसे बाह्य आवरण सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली का होता है। और भी बच्चों बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था कि वैक्यूल्स या जो रिक्तिका होती है वो की एक विशिष्ट लक्षण किसका होता है बच्चों? पादप कोशिका का होता है ना। फिर पादप कोशिकाओं के अंदर बच्चों कुछ वर्णक भी होते हैं, कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, तो उसको भी स्टोर करने के लिए बच्चों कुछ स्पेशल ऑर्गेनेलीज या फिर कोशिकांग जो होती हैं वो किसके पास होती है? पादप कोशिका के पास होती है, पर जंतु कोशिका के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट समानताएं क्या क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में देखनी है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को देखना शुरू करते हैं भाई। न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, बिल्कुल न्यूक्लियस तो होगा ही भाई, यदि कोई कोशिका है तो उसके पास केंद्रक तो होगा, और जब केंद्रक होगा तो वो तो पादप और जंतु कोशिका दोनों के पास होगा। पर क्या कोशिका भित्ति दोनों के पास होगी? नहीं, कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका का लक्षण है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट न्यूक्लियोलस और क्लोरोप्लास्ट। भाई न्यूक्लियोलस तो दोनों में ही होता है, पर क्या क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं का लक्षण है, तो ये सिर्फ बच्चों पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। तो भाई क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका का लक्षण है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, फिर से वही वाली बात हो गई भाई सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होती है, पर क्या सेल वॉल दोनों में होती है? कोशिका भित्ति दोनों में होती है? भाई प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती ही है, पर क्या एनिमल सेल में होती है? अरे एनिमल सेल जंतु कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ए, जो कि सही ऑप्शन भी है कि भाई सेल मेम्ब्रेन यानी कि बच्चों कोशिका झिल्ली तो दोनों में ही होती है, और बच्चों न्यूक्लियोलस जिसको हम केंद्रिका भी कहते हैं वो भी बच्चों दोनों ही कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए बच्चों हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। फिर से एक और इजी सा प्रश्न है ना, सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इसका सही जवाब भी देंगे। Which of the following layer is present nearest to the plasma membrane? अब ये हमने कल भी देखा था बच्चों कि कल मैंने आप सभी को बच्चों एक संरचना दिखाई थी, जहां पर यदि मैं आपको फिर से यदि बना के कोशिश करूं बनाने की यदि वो, तो देखते हैं भाई कैसे हो पाता है। सबसे बाहर ठीक है ना, ये हो गया। मैं संरचना बना रहा हूं, जब तक आप अपना जवाब भी देते रहिए। चलो ये क्या है बच्चों हमारे पास? ये है प्राइमरी सेल वॉल।
ठीक है। उसके बाद यदि मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है भाई, मिडल लेमिले या फिर मध्य पटलिका। उसके बाद बच्चों अगर मैं और अंदर की तरफ आने की कोशिश करूं तो और अंदर बच्चों हमारे पास क्या होती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। हमारे पास क्या होती है भाई, द्वितीयक कोशिका भित्ति, जिसको हम सेकेंडरी सेल वॉल भी कहते हैं। और अगर मैं उसके भी भीतर आने की कोशिश करूं तो अब हमारे पास क्या होती है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम कल भी हमने देखा था। अब हमसे पूछा गया है कि बच्चों पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के सबसे निकट कौन सी परत होती है। तो यदि मैं बाहर से अंदर की तरफ आऊं तो सबसे बाहर हमारे पास क्या है बच्चों, मध्य पटलिका होती है। बिल्कुल, तो मध्य पटलिका जो सबसे बाहर होती है, मिडल लेमिले तो हटा दो, ये गलत है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसके अंदर क्या है बच्चों, प्राथमिक कोशिका यानी कि प्राइमरी वॉल भी नहीं हो सकती, ये भी गलत है। उसके अंदर अगर मैं आऊं तो बच्चों क्या है, हमारी द्वितीयक कोशिका भित्ति यानी कि हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। और उसके तुरंत अंदर क्या है बच्चों, हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है उसके ठीक बाजू में कौन सी भित्ति होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। और इसीलिए बच्चों आपका ए ऑप्शन सही है। बोलो समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई। डायग्राम देखो, बायोलॉजी जो है बच्चों पूरा इमेजिनेशन और बच्चों किस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डायग्राम्स कितने याद है। मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तो बच्चों थ्योरी कम और डायग्राम से ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। और इसी प्रकार से बच्चों हम ऐप के अंदर भी पढ़ते हैं जहां पर हमारा मंजिल बैच चल रहा है। जो स्टूडेंट्स हमारे मंजिल बैच में जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा कि मैं डायग्राम से अधिक समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उससे जो है बच्चों जब आप एक पिक्टोरियल तरीके से जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों आपको एक इमेजिनेशन बनती है जिससे कि आप आंसर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और चीजों को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो बच्चों इसीलिए मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं कि आज जो है बच्चों सेल का आखिरी दिन है। यदि आप भी मंजिल बैच को ज्वाइन या फिर कोई भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है बच्चों। आपके पास भारी सेल चल रही है, शानदार मात्रा में जो है डिस्काउंट चल रहा है। तो प्लीज मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं कि सेल का फायदा उठाना ना भूलें, है ना। सेल का जो है बच्चों आज आखिरी दिन है। सेल का जो है दोस्तों आज आखिरी दिन है। उत्कर्ष ऐप में बच्चों सारे ही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो है बच्चों शिक्षा महोत्सव चल रहा है और इस शिक्षा महोत्सव का बच्चों आज आखिरी दिन है, जहां पर बच्चों आपको अभी भी मिल रहा है 78% का फ्लैट डिस्काउंट। उसके बाद 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट NG13 कूपन कोड लगाने पर और अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का मौका। तो बच्चों यदि आप भी शानदार तरीके से चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने मन पसंदीदा कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और मेरे साथ ऐप के अंदर वर्ड टू वर्ड लाइव एकदम इंटरेक्ट करना चाहते हैं और शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अभी जाइए बच्चों उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए और बच्चों आज ही इस सेल का और इस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज के बाद बच्चों ऐसा मौका वापस नहीं आने वाला है। ठीक है भाई, तो फिर से हम आगे ऊपर की ओर चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न आज हमें करने हैं, तो इसी के साथ अगले प्रश्न की हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलो भाई, अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न यह कहता है दोस्त कि लिपिड मॉलिक्यूल इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन। बिल्कुल सही बात है भाई। यह कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के जो अणु है वो किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। बताओ भाई, किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं? क्या वे बिखरे हुए होते हैं, क्या वे एक सीरीज में होते हैं, क्या वे एक श्रृंखला में होते हैं, या फिर बच्चों वैकल्पिक होते हैं, या फिर ऑल्टरनेट होते हैं, या फिर हेड पैरेलल, या फिर सिर्फ समानांतर होते हैं? तो फिर से क्या एक बार हमें स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए? हाँ सर, देख तो लेना चाहिए, तो पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। तो देखो, हमेशा बच्चों डायग्राम को याद रखो, डायग्राम को याद रखो। डायग्राम में हमसे क्या बताया गया है कि भाई लिपिड की जो लेयर है वो किस तरीके से व्यवस्थित है, हमसे ये पूछा गया है। तो लिपिड की जो लेयर है बच्चों, ये यदि हम देखें तो इस लिपिड की इस लेयर को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहां पर ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या ये जो गोल वाला सिरा है ना बच्चों, ये तो क्या है बच्चों, ये तो है हाइड्रोफोबिक। गोल वाला जो सिरा है बच्चों, जो इसका हेड है, जो इसका बच्चों हेड है, जो इसका सिरा है बच्चों, जो हेड है वो क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेड कहते हैं या फिर इसका सिरा कहते हैं। और जो इसकी पूंछ जैसा दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, ये है इसकी टेल,
जो कि क्या होती है, अध्रुवीय होती है या फिर नॉन पोलर होती है। ये तो हम सबको पता है बच्चों। तो ये किस तरीके से व्यवस्थित है बच्चों, ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, बीच में क्या आ गया बच्चों, प्रोटीन आ गया। तो बच्चों एक सीरीज में तो है नहीं, एक सीरीज में तो है नहीं, बीच बीच में रुकावट आ रही है ना ही ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक प्रोटीन एक लिपिड, एक प्रोटीन एक लिपिड, ऐसे होता है, ऐसा भी नहीं है। तो बच्चों देखो ऐसा कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, पर एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वो क्या, कि जितने भी ये सिरे हैं, जितने भी जो ये हेड है, ये आपस में क्या है बच्चों, समांतर है, पैरेलल है ना। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, समांतर है या फिर क्या है बच्चों, पैरेलल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हम हमारे प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है। अब इस पे क्या पूछा गया है बच्चों कि लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु व्यवस्थित किस तरीके, देखो स्कैटर्ड तो नहीं है, स्कैटर्ड तो नहीं है बच्चों, एक लाइन में है, बिखरे हुए तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। सीरीज एक श्रृंखला में है क्या भाई, अरे श्रृंखला में कैसे हैं, एक सीरीज में तो है, बट बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या है, कभी प्रोटीन है, कभी कहीं कार्बोहाइड्रेट्स है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो एक श्रृंखला में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा भाई। फिर ऑल्टरनेट है क्या भाई, ऑल्टरनेट भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि एक लिपिड एक प्रोटीन, एक लिपिड एक प्रोटीन, एक लिपिड एक प्रोटीन, ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है, तो फिर है सर हेड पैरेलल। इसका जो सिर है, जो कि वसा का जो लिपिड का बच्चों सिर होता है, वो क्या है, समांतर है। सबका बच्चों सिर एक तरफ है, ये एक पूरा जो स्तर है, एक पूरी जो लेयर है, उसका सिर एक तरफ है और दूसरी तरफ वाले सिर जो है उनका सिर एक तरफ है। तो दोनों के जो हेड है बच्चों, वो क्या है, समांतर हैं। कैसे हैं, ये देखो, एक हेड की ये लेयर है, एक हेड की ये लेयर है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है भाई, पैरेलल है, दूसरे से क्या है, समांतर है। इसलिए बच्चों हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया सर। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, अब हमें यह बताना है कि यह हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारी कोशिका झिल्ली है, वो किससे बनी हुई होती है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है दोस्तों। अभी हमने देखा है, पूरी संरचना देखी है हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप सभी लोग जो है इसका बहुत ही सही और शानदार तरीके से जवाब देंगे। ठीक है भाई, हम सबको पता है भाई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है। सर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो आपने बोला था कि सर लिपिड तो होता है, उसकी द्विपरत होती है, बिल्कुल सही बात है सर, वसा होती है। उसके बाद सर आपने ये भी बोला था कि इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। फिर आपने बोला था कि सर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं सर। फिर आपने एक और चीज बोली थी, एक और चीज बोली थी लास्ट में, बताओ भाई क्या, अरे सर कोलेस्टेरॉल, अरे कोलेस्टेरॉल भी तो होता है। और सर कोलेस्टेरॉल जो होता है ना, वो कैसा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स का लक्षण है, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है। तो सर ये सारी चीजें तो होती हैं, तो सर प्रोटीन्स भी है, लिपिड्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है और ये भी, तो सर सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो बच्चों सही ऑप्शन ये होगा हमारा डी, क्योंकि बच्चों इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों का जिक्र किया हुआ है। बट सर कार्बोहाइड्रेट्स भी तो होते हैं, अरे होते हैं दोस्तों, पर ज्यादा सही ऑप्शन इसमें कौन सा लग रहा है, हमें डी लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, होते सभी हैं, पर ज्यादा सही और सटीक जवाब जो होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, आपका डी जवाब होता है। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्त। फिर से एक और अच्छा सा प्रश्न बच्चों आप सभी के लिए। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ना, इस तरीके के प्रश्न ज्यादातर एम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हर तरीके के प्रश्न है भाई, हर तरीके के प्रश्न हैं। आई होप आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, अरे हाँ या ना तो कह दो, अरे हाँ या ना तो कह दो ना, अरे बोलो ना। आराम से पढ़ो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं करनी है हमें, एकदम इजीली सारे प्रश्नों का सही जवाब देना है। देखो इसमें पूछा क्या गया है, पहले समझने की कोशिश करो बच्चों, इसमें पूछा क्या गया है।
देखो भाई, देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी हम कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, उसके अंदर जितने भी हम संरचनाएं देखते हैं, जितनी भी चीजों से मिलकर कोशिका झिल्ली बनी हुई है, जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर चीज का अपना एक महत्व होता है, हर चीज का अपना एक कार्य होता है। तो जैसे कि अगर मैं फिर से आपको यदि संरचना दिखाने की कोशिश करूं दोस्तों, यदि मैं आपको फिर से यही संरचना, ये मैंने आज जानबूझकर ये डायग्राम आप सभी के लिए रखा है, क्योंकि मेरा ये मकसद है कि डायग्राम एक ही डायग्राम है, बट देखो एक ही डायग्राम से हम कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें भी समझने की जरूरत है। इसलिए तो बच्चों, डायग्राम्स को कभी भी स्किप मत करना। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, और डायग्राम्स को कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि डायग्राम से ही हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि किस तरीके से जो है हमें हमारे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और यदि हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चंस को हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब समझने की बात, जब मैंने बोला कि लिपिड का अपना एक काम होता है, प्रोटीन का अपना एक काम होता है, तो क्या काम होता है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि एक तो बच्चों मतलब एक क्या कहते हैं उसको, लिमिटिंग स्ट्रक्चर बनाना, कि भाई हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो कोशिका के बाहर ना जाए। तो इसके लिए बच्चों एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर बनाना किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन का काम है, प्लाज्मा झिल्ली का काम है, या फिर कोशिका झिल्ली का काम है, ये हमें पता है। दूसरा क्या काम है भाई? यदि बच्चों वस्तुओं का, धातुओं का, या किसी भी चीज का, खाद्य पदार्थ का, अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान यदि करना है, ऑक्सीजन लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, ग्लूकोज अंदर लेना है ना, दूसरे जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको बाहर छोड़ना है ना, तो भाई उसके लिए कौन काम आ रहा है? काम तो हमारा एक ही चीज आ रही है भाई, आयंस जो है, जो हमारा आयंस है, जो धातु है, उनका यदि आदान प्रदान करना है, उसका स्थानांतरण करना है, तो कौन काम आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम आ रही है। यदि हमारी कोशिका झिल्ली इतने सारे काम कर रही है, तो बच्चों उसके लिए उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए। तो उसके पास क्या होता है बच्चों? कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या काम करते हैं बच्चों? ये कुछ चीजों को आने और जाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आने और जाने के लिए क्या करते हैं भाई? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे ही प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, या फिर इस प्रकार के डिफ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। जहां पर बच्चों यदि हमें किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लाना हो, तो बच्चों हमें एक फैसिलिटी देनी पड़ती है। एक फैसिलिटी ये देनी पड़ती है कि भाई हमने क्या कर दिया कि भाई हमें अंदर से बाहर जाना है, तो भाई हमें पता है ना एक गेट होता है, हम गेट से जा पाएंगे ना? हम दीवार से माथा भिड़ाएंगे तो हम बाहर तो जा नहीं पाएंगे भाई, हमें बाहर जाना है तो हमें गेट की जरूरत लगेगी। तो ये गेट कौन बनाता है बच्चों? ये प्रोटीन बनाता है ना। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर से बच्चों डायरेक्टली क्या होता है? सामान अंदर से बाहर की ओर चला जाता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि ऐसे होते हैं, है ना, इस प्रकार से होते हैं। अब मान लो यहां से मुझे कोई चीज बाहर लेकर जानी है, तो वो क्या करते हैं? इस प्रकार से उल्टे घूम जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऐसे होते हैं, इस प्रकार से बच्चों उल्टे घूम जाते हैं। जैसे ही वो उल्टे घूम जाएंगे तो अंदर वाला सामान भी बाहर आ जाएगा, और इस प्रकार से सामान अंदर से बाहर जा सकता है। पर बताओ भाई, ऐसी बात है कि गेट जब बनता है या फिर लिफ्ट जब बनती है, तो जरूरी है क्या कि हमेशा फ्री में बन जाए? पैसे लगते हैं ना। तो बच्चों इसी प्रकार से जब किसी चीज को अंदर से बाहर ले जाना हो या बाहर से अंदर लाना हो, हाँ, और नॉर्मली ना आ पाए, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव डिफ्यूजन कहते हैं, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जिसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं? सक्रिय रूप से हो रहा है। सक्रिय रूप से होने का मतलब क्या है? यहां पर एटीपी काम में आ रही है, ऊर्जा काम में आ रही है। तो इसलिए कोई भी चीज मुफ्त में नहीं होती। तो बच्चों पर क्या हमेशा हर जगह ऐसा ही होता है? हमेशा हर जगह ऐसा नहीं होता है बच्चों। कई बारी कुछ चीजें ऐसी होती है, क्योंकि हमने क्या बोला है बच्चों कि हमारी जो ये जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बच्चों, जो ये पूरी झिल्ली है बच्चों, ये कैसी होती है? ये ध्रुवीय होती है। तो यानी कि जब भी बच्चों कोई भी पोलर आइटम या पोलर चीज है, कोई भी बच्चों इस मेम्ब्रेन के थ्रू आना जाना करना हो, तो यानी कि कोई भी ध्रुवीय पदार्थ को जब आना जाना करना हो तो वो तो इजीली आ जा सकता है, क्योंकि बच्चों पोलर एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं, और नॉन पोलर अध्रुवीय एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं। ये हमारी जो मेम्ब्रेन है बच्चों, वो कैसी है? पोलर है। वो कैसी है भाई? पोलर है। तो यानी कि जब भी कोई भी पोलर चीज अंदर से बाहर आनी जानी हो तो वो इजीली आ जा सकती है, उसके लिए हमें कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है ना। आज हम हमारे देश के अंदर घूम सकते हैं, तो घूमने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है? वीजा देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। पर यदि हम कोई दूसरे देश में जाएंगे तो वहां वीजा का भी पैसा लगता है। तो इसलिए बच्चों यदि अपने ही देश वाला, अपना ही आदमी कोई है,
तो उसको वीजा का पैसा नहीं देना। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें कोई भी तरीके का एटीपी ऊर्जा, कोई भी तरीके की एनर्जी नहीं लगती है। तो भाई यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन है बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से किसको कोशिका झिल्ली के माध्यम से परिवहन के दौरान वाहक अणुओं की आवश्यकता नहीं होती। अब बताओ भाई, मैंने क्या बोला भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में तो जरूरत पड़ेगी भाई मॉलिक्यूल्स की, है ना। सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट में भी जरूरत पड़ेगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अरे फैसिलिटी का मतलब यही हुआ कि उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, दे रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल्स, उन्हें कैरियर वाहक अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, वही तो फैसिलिटी है। इसलिए बच्चों सिंपल डिफ्यूजन, अपना काम एकदम सिंपल रखना। सिंपल डिफ्यूजन में कभी भी हमें किसी भी कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली इंसान आ जा सकता है, अपने देश में कोई वीजा नहीं लगता है। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आ जाओ भाई आगे, भाई सेशन को दबा के लाइक और शेयर करो भाई, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। Which of the following structures control the transport of material into and out of living cells? अरे वाह, ये तो सर आपने वही वाली बात कर दी कि सर सब कुछ आपने बता दिया, फिर अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे तो भाई जब पता है आप सभी को, मैं बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या है और इसका सही जवाब क्या होगा, तो काहे को घबरा रहे हो, सही जवाब कमेंट करो ना भाई। मैंने अभी बताया दोस्तों आप सभी को कि कोशिका के अंदर और बाहर चीजों का जो आदान प्रदान होता है या पदार्थों का जो परिवहन होता है बच्चों, उसको नियंत्रण कौन कर रहा है, उसका नियंत्रण तो भाई हमारी सेल मेम्ब्रेन ही तो कर रही है। तो इसलिए बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम बच्चों यहां काम नहीं आता। सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में होता है और सेंट्रोसोम जो होता है बच्चों वो विभाजन में काम में आता है। सेल वॉल बच्चों नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता। अगला प्रश्न, एवरी लिविंग सेल हैज ए, प्रत्येक जीवित कोशिका में बच्चों क्या मिलेगा कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यह तो मतलब हर कोशिका के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। बताओ, भले चाहे वो प्रोकैरियोट हो, भले चाहे वो यूकैरियोट हो, फिर चाहे वो जंतु की कोशिका हो, भले वो पादप कोशिका हो, वो सबके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। बताओ इसमें से ऐसा क्या है। तो बिल्कुल जैसा मैंने बताया बच्चों, सेल वॉल तो किसमें होती है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में मिलती नहीं, तो जरूरी नहीं है सब में मिले। हमसे पूछा गया है एवरी लिविंग सेल। अब भले यहां पर आप किसी की भी बात कर लो, एवरी का मतलब एवरी, ऑल, सभी, प्रत्येक, यानी कि प्रोकैरियोट्स, चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, किसकी, यूकैरियोट्स, चाहे मैं जंतु कोशिका की बात करूं यानी कि एनिमल सेल्स की बात करूं, और चाहे बच्चों मैं पादप कोशिका की बात करूं या फिर बच्चों प्लांट सेल्स की बात करूं, सब में ये चीज मिलेगी। कि क्या मिलेगा भाई सर बता दो। देखो भाई, सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी, प्लांट सेल्स में मिलेगी। एनिमल सेल्स में मिलती है क्या सेल वॉल, नहीं मिलती सर, तो ये हटा दो। क्लोरोप्लास्ट मैंने क्या बोला बच्चों, क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है भाई, प्लास्टिड होते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या मिला जाता मिलता है, वर्णक होते हैं। वर्णक तो भाई किसके काम है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करेगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण करेगा। उच्च पादपों में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पर बच्चों क्या जंतुओं में पाया जाता है, क्या वो स्वपोषी है या विषमपोषी है। सर एनिमल तो विषमपोषी है, वो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो फिर सर उसको तो दूसरों पर निर्भर रहना है, तो वो वर्णक का क्या करेगा। तो इसलिए बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों फूड वैक्यूल्स। भाई खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका तो भाई सब में नहीं होती है। फूड वैक्यूल ज्यादातर बच्चों प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, और इसीलिए बच्चों जो मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली होती है बच्चों, वो सबके अंदर मिलेगी। अब चाहे प्रोकैरियोट्स की बात करो, जीवाणुओं के अंदर भी होती है, यूकैरियोट्स में सब में होती है, जंतु हो चाहे पादप कोशिका हो, कोशिका झिल्ली तो सब में ही मिलेगी। बताओ आसान है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो क्या आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़िए सर। चलो भाई ठीक है भाई। अब यहां पर एक अच्छी चीज है, ठीक है, यहां पर पूछा गया है when a cell engulfs or surrounds a particle and forms a vesicle around the phenomena is, देखो जब कोई कोशिका किसी कण को घेर लेती है
और उसको निगल लेती है और उसके चारों ओर एक पुट्टिका बना लेती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? भाई ये ज्यादातर जो आपकी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, भोजन किस प्रकार से लेती है उसके ऊपर ये प्रश्न है। तो बच्चों ये तो सिंपल वन वर्ड आंसर है, सिंपल वन वर्ड आंसर है। तो क्या है इसका आंसर? क्या बात है, क्या बात है भाई। ये बच्चों बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की लाइन है और लाइन टू लाइन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कि जहां पर बच्चों आपकी जो सेल है, बच्चों सेल क्या करती है? एनगल्फ कर लेती है। देखो सीधी सी बात है, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, फेगोसाइटोसिस समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो भाई यहां पर फेगोसाइटोसिस समझने की कोशिश करते हैं, करें क्या? बिल्कुल सर करो। ये आ गया आपका फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना, ये फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपका फेगोसाइटोसिस, ये क्या आ गया भाई? फेगोसाइटोसिस आ गया। पर सर ये तो क्लियर नहीं दिख रहा। आप सर ऐसे कैसे डायग्राम लेकर आते हो जो हमें क्लियरली दिखते ही नहीं है? अरे भाई रुको तो सही, मुझे भी तो समय दो। अब मुझे जब समय दोगे तो बढ़िया चीज ही लेकर आऊंगा, बढ़िया चीज लेकर आऊंगा तो मजा तुमको ही आएगा। देख लेते हैं, चलो। फेगोसाइटोसिस का ये एक अच्छा डायग्राम है। ये क्या है भाई? अच्छा डायग्राम है कि नहीं? अरे है सर, पर अब कैसे बताओगे? अभी बताएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। इसको क्या कर देते हैं? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये लो सर, ये आ गया फेगोसाइटोसिस हमारे सामने। देखो अब यहां पर हो क्या रहा है दोस्त? यहां पर हो क्या रहा है दोस्त? यहां पर ये हो रहा है कि सबसे पहले बच्चों ये आपकी कोशिका थी। ये क्या थी बच्चों? आपकी कोशिका थी। अब इस कोशिका को पता चला कि यहां पर बच्चों कोई भोजन का पदार्थ आया है। अब इसने क्या किया बच्चों? सबसे पहले जैसे हम किसी भी भोजन की तरफ देखते हैं तो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उसको खाने के लिए, तो वैसे ही ये कोशिका क्या करती है? इस प्रकार से अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ाएगी तो सबसे पहले क्या करेगी? उसके चारों ओर बच्चों एक क्या बना लेगी? एक पुट्टिका बना लेगी, यानी कि चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना लेगी, अपने अंदर लेकर आ जाएगी। और अंदर आते ही बच्चों लाइसोसोम्स जो होता है ना बच्चों, लाइसोसोम्स जिसके अंदर जल अपघट्य एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करेंगे बच्चों? इसका पाचन करेंगे और पाचन करने के बाद अवशिष्ट पदार्थ फिर से बाहर छोड़ देंगे। तो बच्चों ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है बच्चों? ये होता क्या है? ये होता ऐसा है बच्चों इसमें कि यहां पर बच्चों ये एक एग्जांपल जैसे मान के चलो, ये किस में देखा जाता है? ये ज्यादातर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ऐसा देखा जाता है। जहां पर बच्चों यदि मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो इस प्रकार से हमारी WBC जो होती है ना बच्चों, बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेती है कि अब तू कहां जाएगी बच के, हम तेरे को पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, मार के फेंक देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपकी जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका की बात हो रही है बच्चों? एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे WBC सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? एनगल्फ कर लेती है और सराउंड कर लेती है पार्टिकल को चारों तरफ से। इसी को ही हम क्या कहते हैं भाई? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो देख लो भाई डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है नहीं आता है? सर आता तो है, तो फिर भाई डायग्राम क्यों नहीं देखते हो? क्यों नहीं देखते हो? आ जाओ भाई अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई फटाफट आज कर रहे हैं आज हम सारे प्रश्न। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ भाई, इजी प्रश्न है ना। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए बच्चों मैं आप सभी को इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूं। अब मैंने आपको एक टर्म दी कि सर फेगोसाइटोसिस, क्या दी? फेगोसाइटोसिस। अब इसको एक तरीके से हम क्या समझेंगे? ये है बच्चों भोजन, किसका? ये है क्या बच्चों? कोशिकाओं का भोजन ग्रहण करने का तरीका, जिसको हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। पर बच्चों यदि हम खाना खाएंगे तो पानी भी तो चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स भी तो चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? पीनोसाइटोसिस। पीना है ना, तो पीनोसाइटोसिस तो करना पड़ेगा भाई। साइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब जब कोई भी कोशिका भोजन ग्रहण करती है तो उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और जब कोई भी कोशिका बच्चों जल या फिर कोई भी तरल पदार्थ का ग्रहण करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पीनोसाइटोसिस कहते हैं। तो मेन डिफरेंस बिटवीन पीनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस इज, तो क्या है भाई? taking in of fluid substance and engulfing of fluid material and foreign bodies.
टेकिंग इन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल, भाई स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल की तो बात नहीं हुई थी सर, तो इसको गलत कर दो। टेकिंग इन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, भाई नहीं भाई, यहां तो सर लिक्विड की ही बात हो रही है, ऐसा तो नहीं है, दोनों वर्ड ही अलग अलग है सर, और नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो इसलिए बच्चों पहला वाला ऑप्शन सही है। अब बताओ कभी भूलोगे फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बीच का कभी डिफरेंस भूलोगे क्या? एक बच्चों कोशिका खाना खाने की बात कर रही है और दूसरी कोशिका बच्चों जल पीने की या फिर तरल पदार्थ जो होते हैं उसको ग्रहण करने की बात कर रही है, या द्रव्य पदार्थों को अंतःग्रहण करने की बात कर रही है। आया क्या भाई समझ में? सर आया थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा थोड़ा आया या पूरा पूरा आया? सर थोड़ा पूरा 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 आया। चलो अच्छा है, अच्छा है। चलो भाई अगला प्रश्न, एक और इजी सा प्रश्न आप सभी के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ये भी बच्चों एम्स के अंदर पूछा जाता है, एम्स के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एम्स का स्तर थोड़ा सा उच्च रहता है, अच्छा रहता है। तो देखो भाई यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली के तो बाहर होता है लेकिन कोशिका भित्ति के अंदर मौजूद होता है। तो जब ऐसी बात लिखी हुई आ जाए ना तो सिंपल सी बात, आंखें बंद करके सी पर यानी कि लोमासोम पर क्लिक कर देना। सर लोमासोम होता क्या है, कहां पर पाया जाता है? अरे भाई लोमासोम एक प्रकार से कोशिका झिल्ली का क्या होता है, रूपांतरण होता है, या फिर कोशिका झिल्ली जब फोल्ड हो जाती है ना तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोमासोम कहते हैं, जो कि बच्चों कोशिका झिल्ली के तो बाहर की तरफ पाया जाता है पर कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाया जाता है, यानी कि एक प्रकार से कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। पर सर अब ये ज्यादातर कहां पर पाया जाता है? ये ज्यादातर बच्चों पाया जाता है फंगाई के अंदर या फिर कवक के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चों? कवक या फिर फंजाई में पाया जाता है। और बच्चों एक और चीज का ध्यान रखना, क्या ये किस काम आता है? ये आता है बच्चों सरफेस एरिया इंक्रीज करने में, क्षेत्रफल बढ़ाने में, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। ठीक है, चलो लोमासोम, लोमासोम सही जवाब है। चलो भाई आगे बढ़े। द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग, देखो भाई सिंपल से है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। सिंपल, जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली टिक लगा देना सीधा। कोशिका भक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग, है ना। सेल ईटिंग, खाना खाने को क्या कहते हैं भाई? फेगोसाइटोसिस। और इसका एग्जांपल याद रखना, सिंपल और बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला एग्जांपल है WBC। क्या है भाई? WBC इसका एग्जांपल है ना। और पिनोसाइटोसिस हमने देख ही लिया है बच्चों, पिनोसाइटोसिस क्या होता है भाई, है ना। द्रव्य को अंतःग्रहण करने को हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का एक मूलभूत विशेषता क्या है भाई? हमने ये तो देख लिया कि भाई जब पदार्थ होते हैं, है ना, भोजन पदार्थ हो या अन्य कोई भी पदार्थ हो, उनका आदान प्रदान करना, है ना, उसका संचालन करना किसका काम होता है? कोशिका झिल्ली का काम होता है। पर ये कोशिका झिल्ली मुख्य रूप पर मूलभूत इसका क्या कार्य है, क्या विशेषता है, वो अब हमें बतानी है। बताओ भाई, क्या ये सिर्फ अमाइनो एसिड्स का रेगुलेशन करता है? क्या ये सिर्फ वसा का नियमन करता है? या ये सिर्फ ग्लूकोज
या फिर बच्चों शर्करा का नियमन करता है, या फिर बच्चों आयंस का रेगुलेशन करता है? सर करता तो सभी है, फिर हम सही आंसर कैसे बताएंगे? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों फंडामेंटल कैरेक्टर, यानी कि मूलभूत विशेषता। और मूलभूत विशेषता एक कोशिका झिल्ली की ये होती है कि ये क्या करती है बच्चों, आयंस का या फिर बच्चों आयंस का क्या करती है, नियमन या फिर रेगुलेशन करती है। इसलिए बच्चों डी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है यहां पर। समझ में आया है ना? होता सभी का ही है, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, ग्लूकोज सब कुछ आते हैं, बट मुख्य रूप से मूलभूत क्या होता है भाई, आयंस का रेगुलेशन होता है। इसलिए तो बच्चों हम ध्रुवीय और अध्रुवीय की बात करते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि कोशिका झिल्ली ध्रुवीय, हमें क्या मतलब है उससे? मतलब है क्योंकि यहां पर बच्चों आयंस का क्या हो रहा है, नियमन हो रहा है। समझ में आया? किसका नियमन हो रहा है भाई? आयंस का नियमन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ये अच्छा प्रश्न है भाई। ये भाई आरयूएचएस में भी पूछा गया है, ये प्रश्न है जो आरयूएचएस के अंदर भी पूछा गया है। बताओ भाई, जो कोशिका झिल्ली होती है कैसी होती है भाई, कितनी पारगम्य होती है भाई? या तो ये पूरी ही परमिएबल होती है, या फिर अर्ध पारगम्य होती है, या फिर अभेद होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हटा दो, पहले हट गया। इम्परमिएबल होती तो फिर चीजों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब सर कंफ्यूजन आता है सेमी परमिएबल पे या परमिएबल पर। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर एक 9 लिखी हुई है जहां पर आपको बताया गया है कोशिका झिल्ली बच्चों चयनात्मक पारगम्य होती है या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है भाई? सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है या फिर चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कि ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है ना? सब चीजों को नहीं आने देती अंदर। अगर सब चीजें ऐसे ही अंदर भरती गई तो सेल तो फट जाएगी। तो इसलिए बच्चों इसी क्या होती है, सिलेक्टिबल परमिएबल, या फिर जिसको हम अर्ध पारगम्य या फिर सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है परमिएबल में और सेमी परमिएबल में, जिसको हम, ये जो वर्ड है ना, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना, सेलेक्टिवली परमिएबल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर प्रश्न और भी बन सकते हैं, इसके ऊपर जो है बच्चों प्रश्न और भी बन सकते हैं। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच इज द लेटेस्ट मॉडल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, दैट प्रपोज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझने के लिए प्रस्तावित नवीनतम मॉडल कौन सा है? बहुत सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ा है हमने एनसीईआरटी के अंदर। हां सर पढ़ा तो है, पर उसमें से सबसे नया और सबसे माना गया मॉडल कौन सा है? बताओ। सही है, सही है, सही है भाई। बच्चों इसमें गलती नहीं करनी है। बिल्कुल, हम सबको पता है बच्चों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बच्चों किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर और निकोलसन के द्वारा फ्लूइड मोज़ेक, तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया था बच्चों, जो कि कौन से सन में दिया गया था? कमेंट करके बताओ। अब देखते हैं किसने कितनी एनसीईआरटी पढ़ी है, किसकी कितनी तैयारी है। जब मैंने बोला था कल तैयारी करके आना, अब देखते हैं कितने लोगों ने
ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है और किसको सब चीजें पता है, देखते हैं। चलो, कौन से सन में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देते हुए एक कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में समझाया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इन्होंने, सिंगर और निकोलसन ने बच्चों किसके बारे में बताया था? संरचना के बारे में समझाया था। संरचना या फिर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। हां सर, हां बिल्कुल, जवाब आ रहे हैं। क्या जवाब आ रहा है? 1972 में 1972 में हमें पता चला था, सिंगर और निकोलसन के द्वारा। कब पता चला था? 1972 में पता चला था, इसलिए बच्चों ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट इन सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इन कर लो, इन सेल मेम्ब्रेन कॉमा कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट इन, यानी कि बच्चों कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में भाग लेता है। बताओ भाई, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? मैंने क्या बोला था? कोई पूरी संरचना के अंदर जो भी चीज हमें मिलती है उन सबका एक विशिष्ट कार्य होता है, एक विशिष्ट बच्चों फंक्शन होता है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, वसा का अपना एक काम है, प्रोटीन का अपना एक काम है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का भी अपना एक कार्य होता है। और ये बच्चों एनसीईआरटी इसको लिखती है सेल रिकॉग्नाइजेशन। इसको क्या लिखती है एनसीईआरटी? सेल रिकॉग्नाइजेशन। मुझे एक बात बताओ, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो इस प्रकार से, ये देखो, इस प्रकार से बच्चों बाहर की ओर थे, बाहर की ओर ऐसे लगे हुए होते हैं ना, इस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो जब बाहर की ओर इस तरीके से लगे हुए होते हैं तो मुझे एक बात तो समझाओ सर। बात यह है कि जब इस तरीके से लगे हुए होते हैं तो इनका काम क्या है? भाई आपको कोई कैसे पहचानता है? आपकी शक्ल देख के पहचानता है, आपकी आवाज से पहचानता है ना। जो आपका करीब है वो आपको आवाज से पहचानेगा, बाकी दूसरे जो होंगे वो आपको अपनी शक्ल देख के पहचानेगा। आज आप मुझे देख रहे हो तो मेरी शक्ल देख के तो बोल रहे हो कि हाँ ये हिमांशु सर हमें पढ़ा रहे हैं। तो भाई हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं तो पता कैसे चला? बाहर से देखा ना शक्ल क्या है। तो वैसे ही बच्चों एक सेल या फिर जो कोशिका होती है उसकी शक्ल क्या होती है भाई? उसकी शक्ल होती है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बच्चों उस कोशिका की पहचान में काम में आता है। कोशिका की पहचान में कौन काम आता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स काम में आते हैं। तो इसीलिए बच्चों यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होती हैं। तो ये तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का काम नहीं है। सेल एडेशन, कोशिका को चिपकना या आसंजन नहीं। उसके बाद बच्चों अटैचिंग द मेम्ब्रेन टू साइटोस्केलेटन, अरे ये तो काम इसका है ही नहीं, ये तो अलग से बच्चों उसके लिए हम पढ़ते हैं भाई, सेंट्रियोल्स और ये सब साइटोस्केलेटन और ये सब दूसरी चीजें पढ़ते हैं ना, है ना, माइक्रोफिब्रिल्स है, दूसरी चीजें बहुत सारी होती है, वो तो उसका ये काम है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, कोशिका से कोशिका की पहचान करना बच्चों किसका काम है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा का काम है। क्लियर है सर? थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है यह समझाना है अब आपको। ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं क्या? नहीं सर मत करो। ये सीधा 70 से 100 एंगस्ट्रॉम, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉम, कुछ भी कह सकते हो। एक प्लाज्मा झिल्ली की क्या होती है भाई? मोटाई होती है। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है दोस्तों? मोटाई होती है। कितनी? 70 से 100 एंगस्ट्रॉम। याद रख लेना, ये डेटा डायरेक्ट प्रश्न आ रखा है इस पे, ठीक है ना। ये लो भाई, ये डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ गया। इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट 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 कमेंट करो। देखो भाई, एक टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते होंगे, मैक्सिमम जितने बन सकते हो वो सारे बता रहा हूं। तो सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल या द्रव्य मोज़ेक मॉडल किसने दिया था भाई? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सन भी याद रखना 1972, जिसमें उन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाया था। अगला प्रश्न बच्चों, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस आर एब्सेंट इन, बताओ भाई। अच्छा देखो, मुझे तो इसका जवाब नहीं पता है, मुझे इसका जवाब नहीं पता है, सपोज करो, है ना, मान के चलो मुझे इसका जवाब नहीं पता है, तो फिर मैं अब इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करूंगा? मैं इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट किस प्रकार से करूंगा? समझने वाली बात है। समझने वाली बात कुछ इस तरीके से है दोस्तों, देखना।
पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस आर एब्सेंट इन, कहां नहीं होते हैं, पहली चीज। अब ऑप्शंस देखो, पहले नन ऑफ द अबव हटा दो एक बारी, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अब इसमें आप लोग कमेंट करते रहो, मैं देखता रहूंगा, उसके बाद हम जो है इसका सही जवाब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे में लिखा हुआ है यूकैरियोटिक एनिमल सेल, तीसरे में लिखा हुआ है यूकैरियोटिक प्लांट सेल, है ना। अब जब हम बात करते हैं बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस की, तो मोस्टली हमें ऑप्शंस देख के ही आंसर का अंदाजा लग जाता है, जहां पर बच्चों हमें ऑड वन या फिर अलग से जो दिख रहा है उसको अलग कर देना है। यानी कि देखो यहां पर दोनों में यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। अब यूकैरियोटिक सेल चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, उससे हमें क्या फर्क है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमसे यही तो पूछा है कि नॉट प्रेजेंट या फिर एब्सेंट है या अनुपस्थित होता है, तो अलग अलग ऑप्शंस को अलग निकाल दो, लास्ट में बचता है हमारा ए, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहां होता है भाई, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही होता है। चलो आगे बढ़े। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि जैविक झिल्लियां, नॉर्मल सी बात यदि मैं करूं, यहां पर आपसे प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के बारे में पूछा गया है, उसके अंदर हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत वसा और कितने प्रतिशत प्रोटीन्स होते हैं। बताओ भाई, आराम से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो दो चीजें हैं, प्रोटीन और वसा के बारे में पूछा गया है। जब प्रोटीन और वसा के बारे में पूछा गया है, जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखते हैं, जब हम तरल मोज़ेक मॉडल या द्रव्य मोज़ेक मॉडल जब हम देखते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर एक चीज हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो हमें उसमें दिखता है वो क्या दिखता है, वसा दिखता है ना। ज्यादातर हमें क्या दिखता है बच्चों, फॉस्फोलिपिड बायलेयर दिखती है, हमें ऐसा लगता है ज्यादातर क्या होना चाहिए, वसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक चीज आज याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे, ज्यादातर जो चीज हमें दिखती है ना बच्चों, वो क्या होती है, वसा होती है, पर वसा ज्यादा नहीं होता है। ज्यादातर एक प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या मिलता है बच्चों, हमें प्रोटीन ही मिलता है। और इसलिए बच्चों हमारे शरीर को भी सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इस तरीके से समझो कि हमारे शरीर में हमें किसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, सब प्रोटीन की। तो इसीलिए एक कोशिका झिल्ली में भी ज्यादातर क्या मिलता है, सबसे पहले ये देखना, प्रोटीन ज्यादा मिलता है, वसा कम प्रोटीन ज्यादा। तो पहले ऑप्शन हटा लो, जहां जहां पर प्रोटीन कम है ना वो ऑप्शन हटा लो। इसमें देख लो प्रोटीन कम है, ये हटा दो, इन दोनों में बराबर है, ये हटा दो, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोटीन ज्यादा वसा कम, प्रोटीन ज्यादा वसा कम। अब सर इसमें कंफ्यूजन है, इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो, अब यहां पर आती है बच्चों पढ़ाई, है ना। हर चीज हमेशा तुक्के से नहीं होती, कुछ चीजें पढ़नी भी पड़ती है। एनसीईआरटी के अंदर बच्चों हमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है बच्चों आरबीसी का। किसका एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, लाल रुधिर कोशिका का एग्जाम्पल दे रखा है, जिसके अंदर हमें बता रखा है कि 52% बच्चों उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और बच्चों 40% क्या होता है भाई, वसा यानी कि लिपिड होता है। ये तो हमें पता है ना। किसमें, लाल रुधिर कोशिका यानी कि बच्चों रेड ब्लड सेल के अंदर बच्चों ज्यादातर 52% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और 40% क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई 40% लिपिड होता है, तो 30% वाला तो वैसे ही हट गया, तो सही ऑप्शन तो हमें पता चल गया। पर सर इसमें तो 60 लिखा हुआ है, भाई हमें तो क्लोजली रिलेटेड जो आंसर है उसका पता करना है ना। पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लिपिड और प्रोटीन का जो परसेंटेज है बच्चों, लिपिड और प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो हर कोशिका के अंदर अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, त्वचा की कोशिका अलग होती है ना भाई, उत्कला कोशिकाएं अलग होती हैं, रुधिर कोशिकाएं अलग होती हैं। तो हर अलग अलग प्रकार की जो कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना है वो तो एक प्रकार होती है, पर जिस दोनों के अंदर परसेंटेज क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उपकला कोशिकाओं के अंदर भी 52% प्रोटीन मिलेगा। हो सकता है थोड़ा कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, बट अधिक मात्रा में बच्चों प्रोटीन ही मिलेगा और कम मात्रा में लिपिड ही मिलेगा। तो सब में बच्चों, हर कोशिका में प्रोटीन और वसा का जो परसेंटेज होता है बच्चों वो अलग अलग होता है। ध्यान रख लो, गांठ बांध लो इस बात को। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो भाई। द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली,
बताओ भाई, हम कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। अब कोशिकाएं कुछ कोशिकांग ऐसी होती हैं जो झिल्ली रहित होती हैं, कुछ कोशिकांग ऐसी होती है जो द्विझिल्ली या फिर दो कोशिका वाली होती है ना। ये तो हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनेलीज या फिर कुछ कोशिकांग ऐसी होती है जो कि झिल्ली रहित होती है, और कुछ कोशिकांग ऐसी होती हैं जो कि द्विपरत होती है या फिर एक परत वाली भी होती हैं। पता है नहीं पता है? हाँ सर पता है। तो फिर बच्चों समझने वाली बात यह है कि हमसे यहां पूछा गया है कि गैर झिल्लीदार कोशिकांग या फिर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कौन सी है इसमें से, है ना। और जितनी भी हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस या फिर झिल्ली रहित कोशिकांग जितनी भी होती है वो कहां पाई जाती है बच्चों? प्रोकैरियोट्स में, ध्यान रखना। पर यूकैरियोट्स में भी ऐसा नहीं है, यूकैरियोट्स में भी गैर झिल्लीदार या फिर बच्चों झिल्ली रहित कोशिकांग पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सी है, कौन बताएगा? गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती नहीं करनी है दोस्तों। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला बच्चों? प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी कोशिकांग मिलते हैं वो सारे झिल्ली रहित होते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी कोशिकांग मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो द्विझिल्ली वाले भी होते हैं, एक परत वाले भी हो सकते हैं, और झिल्ली रहित भी हो सकते हैं। पर देखो हमारे पास कुछ ऐसी कोशिकांग होती हैं दोस्तों, यूकैरियोट्स में भी कुछ ऐसी कोशिकांग होती हैं जो कि क्या होती है बच्चों? झिल्ली रहित होती है। उसमें से कुछ कौन सी होती है बच्चों? सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स और न्यूक्लियोलस। ये तीनों ही क्या होते हैं बच्चों? झिल्ली रहित होते हैं। इनके पास कोई झिल्ली नहीं होती, इसलिए बच्चों ये ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, है ना। तो इसके अलावा और कौन कौन से हो गए भाई? इसके अलावा कौन कौन से हो गए भाई? इसके अलावा सेंट्रोसोम, तारक काय, तारक केंद्र, नाम सुना है? सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स, ये सारे के सारे क्या हो गए बच्चों? झिल्ली रहित हो गए। तो ये सारे के सारे कहां उपस्थित होते हैं? आपके यूकैरियोट्स के अंदर, याद रखना। और इस पे बच्चों प्रश्न 100% आएगा, 100% इस पर एक प्रश्न आएगा, तो इसको याद रख लेना भाई, स्टार मार्क कर लेना। यूकैरियोट्स के अंदर कुछ कोशिकांग ऐसी होती है जहां पर बच्चों आपके पास झिल्ली नहीं मिलती है ना। सामान्यतः क्या होता है बच्चों? कोशिकांग के पास झिल्ली होती है, पर कुछ कोशिकांग के पास झिल्ली नहीं होती है। आज का आखिरी प्रश्न बच्चों, बड़ा प्रश्न देखकर घबराना मत, ठीक है ना। बड़ा प्रश्न देख के घबराना मत, इजी प्रश्न है, आराम से पढ़ के और फिर इसका जवाब देना, ठीक है। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड। ठीक है भाई, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी है? सेमी फ्लूइड होती है, ठीक है भाई, मान लिया। यानी कि अर्ध द्रव्य होती है, बिल्कुल। वेयर लिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज रैंडमली। यानी कि बच्चों जहां पर लिपिड और अभिन्न प्रोटीन, यानी कि बच्चों इंटीग्रल या फिर आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, जो आंतरिक प्रोटीन होते हैं, जिसको हमने क्या बोला था? आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, अनियमित रूप से फैल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन रिसेंट ईयर्स दिस मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल एस्पेक्ट्स। इन दिस रिगार्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो भाई इसका ये मैं आपको देता हूं एक होमवर्क, ठीक है ना। इसका जो सही जवाब है आप सभी लोग कमेंट करना, मुझे बताना इसका क्या सही जवाब है, या फिर इसका जवाब बता ही दें। बताओ भाई इसका सही जवाब क्या हो सकता है? भाई हमसे पूछा है कि इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
बता दो भाई कौन सा कथन गलत है, आराम से सोच के बताना। देखो इसमें समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर। मैंने बताया था बच्चों कि एक प्रोटीन जो होता है ना बच्चों, जो आपके लिपिड की जो वसा की जो द्विपरत होती है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या कर सकता है बच्चों, ट्रेवल कर सकता है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद बच्चों मैनी प्रोटीन रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द बाइलिपिड लेयर, यानी कि पूरी तरीके से बच्चों जो वसा की जो परत होती है उसके अंदर भीतर क्या होता है बच्चों, दबे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रिंसिक या फिर आंतरिक प्रोटीन भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि बच्चों प्रोटीन झिल्ली के कुछ डोमेन के भीतर सीमित रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रोटीन कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लैप मूवमेंट्स इन द बाइलिपिड लेयर, यानी कि बच्चों लिपिड बाय लेयर में फ्लिप फ्लैप आंदोलन नहीं मूवमेंट से भी गुजर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से गति कर सकते हैं। ये गलत है। इसका रीजन ये है बच्चों, अच्छा मैंने शायद पहले इसको मैंने बता दिया था कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो सकता है, पर ऐसा नहीं है ना। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन बना सकते हो आप इसको, पर टेंशन वाली बात नहीं है। इसका ऑप्शन मैंने बता दिया, बी ऑप्शन इसका सही है ना। अगर मैंने पहले कहीं इस वीडियो में बोल दिया है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है तो वैसा नहीं है ना, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है, मैं बता देता हूं ठीक है ना। तो उसको ठीक कर लेना अगर मैंने कहीं पर ऐसा कह दिया है तो ठीक है भाई। ये सब हमारे आज के सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, समय भी पूरा हो गया है। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं बच्चों कि ये आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में यदि आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उत्कर्ष में बच्चों अभी चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसका आज है आखिरी दिन। मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूं बच्चों कि ये डिस्काउंट, इतनी भारी मात्रा में डिस्काउंट पाने का आज आखिरी मौका है, जहां पर फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है और उसके ऊपर से एडिशनल 13% डिस्काउंट मिल रहा है आप सभी को NG13 कूपन कोड लगाने पर। यदि आप ये NG13 कूपन कोड लगाते हैं चेकआउट के समय तो 78% डिस्काउंट के बाद आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी मिल रहा है, और बच्चों साथ ही साथ में 100% रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का मौका। तो बच्चों देख लो, सुनहरा मौका है, आज आखिरी दिन है। यदि आप बीएससी नर्सिंग का कोई भी कोर्स या कोई भी जो है कोर्स के अंदर, ऐप के अंदर कोई भी कोर्स को बाय करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है, जहां पर आपको भारी डिस्काउंट के साथ साथ शानदार तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, यदि आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बच्चों मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।